दोस्तों स्वागत है आप सभी का एग्जाम विद एमएस यूट्यूब चैनल पर। क्लास 12th फिजिक्स वाइवा के टॉप 25 क्वेश्चंस। अगर आप क्लास 12th में हो और आपके प्रैक्टिकल होने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए 30 नंबर लाके दे सकता है। स्वागत है सभी का एग्जाम विद एमएस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से। आज के इस वीडियो में करने वाले हैं 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट वाइवा के प्रश्न जो कि फिजिक्स के वाइवा में मोस्ट फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। यही क्वेश्चंस लगभग हर साल हर किसी स्टूडेंट से इधर उधर करके थोड़े बहुत चेंजमेंट करके पूछे जाते हैं। तो अगर आपको इन 25 क्वेश्चंस की जानकारी अच्छे से होगी तो आप वाइवा को काफी अच्छे तरह से टैकल कर पाओगे। सो वीडियो को एंड तक देखना। आप ये वीडियो कौन से जिले से देख रहे हो, अपने जिले का नाम, अपने गांव या शहर का नाम जरूर लिखना और कितने % है आपके क्लास 12 का टारगेट ये भी कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो चलो शुरू करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट फिजिक्स प्रैक्टिकल के क्वेश्चंस। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चलता है कि भैया आपसे फिजिक्स की परिभाषा ही पूछ ली जाती है कि भौतिक विज्ञान में हम क्या पढ़ते हैं। तो आपको इसका सीधा और सिंपल आंसर देना है कि भौतिक विज्ञान में हम द्रव्य तथा ऊर्जा और उनसे संबंधित भौतिक राशियों का विस्तार से अध्ययन करते हैं। फिर से परिभाषा सुनिए कि भौतिक विज्ञान या फिजिक्स में हम द्रव्य एवं ऊर्जा तथा मूलभूत नियमों, उससे संबंधित मूलभूत नियमों एवं विभिन्न भौतिक राशियों का विस्तार से अध्ययन करते हैं। आप अपनी पुस्तक से कोई भी सरल फिजिक्स की परिभाषा जरूर याद करना। भैया फिजिक्स का प्रैक्टिकल है तो डायरेक्टली वो आपसे सीधा सीधा ये भी पूछ देता है कि भैया बताओ फिजिक्स होती क्या है। तो फिजिक्स की परिभाषा जरूर बताना। फिजिक्स में हम क्या पढ़ते हैं आपको जरूर बताना है कि फिजिक्स में हम द्रव्य एवं ऊर्जा तथा विभिन्न भौतिक राशियों तथा इनके बीच अंतर संबंध जो होता है उनके बारे में हम विस्तार से अध्ययन करते हैं। साथ ही साथ हम प्रकृति के मूलभूत नियमों को भी फिजिक्स के अंतर्गत ही पढ़ते हैं। तो 2-3 पॉइंट्स में भी आप बता सकते हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन, भैया फिजिक्स की फाइल आप ले जाएंगे वाइवा के दौरान, चार्ट पेपर ले जाएंगे, मॉडल ले जाएंगे, जो भी कुछ आपने बनाया होगा, ठीक है। तो वो आपसे पूछेंगे भाई फाइल देख के कि आपने कौन कौन से एक्सपेरिमेंट्स लिखे हैं फाइल में, ठीक है। अगर आपने ठीक से लिखे होंगे फाइल में और आपको पता होगा कि हाँ मुझको ये एक्सपेरिमेंट्स कराए गए हैं तो आप अच्छे से उन एक्सपेरिमेंट्स को बता देना सर को, जिससे उन पे एक बहुत ही अच्छा इंप्रेशन जाने वाला है, जिससे वो आपको पूरे नंबर देंगे। भैया जब किसी स्टूडेंट को पता ही नहीं होगा कि उसने कौन से एक्सपेरिमेंट किए हैं तो कोई एग्जामिनर उसको फुल नंबर क्यों ही देगा। इसलिए आपको करेक्ट पता होना चाहिए, इंफॉर्मेशन पूरी होनी चाहिए कि भैया मैंने इंडेक्स में जो सारे एक्सपेरिमेंट्स लिखे हैं कम से कम उस पर एक बार नजर दौड़ा लेना कि हाँ ये प्रकाश के अपवर्तन वाला एक्सपेरिमेंट है, ये ओम के नियम वाला एक्सपेरिमेंट कराया गया है, ठीक है, ये विद्युत धारा से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट कराया गया है, ये फिर लेंस सूत्र का कराया गया है, ये अपवर्तन का कराया गया है एक्सपेरिमेंट। तो आप उनको 3-4 एक्सपेरिमेंट बता दोगे तो आपसे वो इंप्रेस हो जाएंगे और आपको पूरे नंबर देंगे। एक और क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि बहुत ही ज्यादा चलता है फिजिक्स के वाइवा में। कूलाम का नियम बताइए। अब ये भाई फर्स्ट ईयर में आप पढ़ के आते हो, कूलाम का नियम लगभग सभी को पता होता है और बहुत ही आसान नियम है। आपको बताना होता है कि दो आवेशित कणों के बीच, ठीक है, दो आवेशित कण हैं Q1 Q2, इनके बीच एक वैद्युत स्थैतिक बल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है जिसको हम कूलाम बल के द्वारा निर्धारित करते हैं। और ये कूलाम बल क्या होता है, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। इस तरह का सूत्र होता है। आपको यह बताना होता है कि जो इन दो आवेशित कणों के बीच लगने वाला बल होता है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती और इनके आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। तो ये नियम आप बताएंगे। ये डायरेक्टली अगर आप F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R² भी बता देते हो तो भी इससे आपका कूलाम का नियम पूरा स्पष्ट हो जाता है, क्योंकि यहां से डायरेक्टली हमें पता चल रहा है इतनी क्वांटिटी कांस्टेंट है और जो बल है, जो वैद्युत स्थैतिक बल है वो Q1 Q2 के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच जो दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो कूलाम का नियम सरल है लेकिन अक्सर वाइवा में पूछा जाता है, इसलिए आप अच्छे से इसका सूत्र और इसकी परिभाषा तैयार करके जाना। बल का मात्रक और विमा बताइए। भैया बल का मात्रक
आप बताएंगे न्यूटन, फिर तुरंत वो पूछ देंगे भैया ये तो एमकेएस में है, आप सीजीएस में बताइए, तो सीजीएस में आप बता देंगे कि डाइन, बल का मात्रक डाइन होता है। अब आप कमेंट करके बताओ कि 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं। और आपको बल की विमा भी कमेंट करके बतानी है कि बल की विमा क्या होती है। ये तो सिंपल है ना, बल की विमा, बल का सूत्र और बल का एमकेएस और सीजीएस में, यानी एमकेएस में क्या हो गया न्यूटन, सीजीएस में डाइन। 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं ये भी आपको बताना है, तैयार कर लेना है। कमेंट करके बताओ जरा बल की विमा और 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं। अगला क्वेश्चन जो वाइवा में सबसे ज्यादा चलता है, आवेश का मात्रक क्या होता है। तो आवेश का मात्रक हम जानते हैं कि आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। क्या होता है, कूलाम होता है। आवेश का मात्रक कूलाम होता है, हमेशा आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, 1 कूलाम आवेश कितना होता है। 1 कूलाम आवेश कितना होता है। 1 कूलाम आवेश बताने के लिए आप सिंपल सा सूत्र याद रखेंगे, I इज इक्वल टू Q अपॉन T। जो धारा होती है वो क्या होती है, आवेश बटे समय होता है। अब यहां से Q बराबर क्या हो जाता है, Q बराबर IT हो जाता है। तो अगर किसी धारावाही चालक में 1 सेकंड में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही हो, तो इसका मतलब उसमें 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है। ठीक है, ये आप यहां से परिभाषा बना सकते हैं 1 कूलाम आवेश की। यदि किसी चालक में 1 एम्पियर की धारा प्रति सेकंड प्रवाहित हो रही हो, 1 सेकंड में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही हो किसी धारावाही चालक से, तो उसमें 1 कूलाम आवेश बह रहा है, इसका ये अर्थ हो जाता है। ठीक है, यहां से आप इसकी परिभाषा याद रखें और आप ये भी याद रखेंगे कि 1 कूलाम आवेश जो होता है वो 6.25 इंटू 10 टू पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स के आवेश के बराबर होता है। ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं, जो क्वेश्चन पूछा जाता है भैया एलईडी का फुल फॉर्म बता दो। एलईडी का फुल फॉर्म, तो एलईडी क्या है, लाइट, एल से लाइट हो जाता है, लाइट, ई से एमिटिंग। ठीक है, क्या हो जाता है, एमिटिंग, ई से लिखते हैं लेकिन यहां पर कैसे लिखेंगे हिंदी में, एमिटिंग। ठीक है, और डायोड, डी से डायोड, तो इसका नाम हो जाता है लाइट एमिटिंग डायोड। आप ये याद रखेंगे, लाइट एमिटिंग डायोड, LIGHT, लाइट एमिटिंग, ठीक है, एमिटिंग, यहां पे एक सिंगल एम है, एमिटिंग डायोड, लाइट एमिटिंग डायोड इसका फुल फॉर्म हो जाता है। याद रखना है, पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है। अब आपको इसकी परिभाषा अच्छे से पता होनी चाहिए कि भैया प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है। वो आपसे पूछेंगे भैया बताओ धारा कितने प्रकार की होती, तो आप बताएंगे कि दिष्ट धारा, या जिसको हम डीसी करंट कहते हैं, और प्रत्यावर्ती धारा जिसको हम एसी करंट कहते हैं। ठीक है, एसी करंट कहते हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। प्रत्यावर्ती धारा की एक छोटी सी परिभाषा आप याद कर लेना, ये प्रत्यावर्ती धारा से वाइवा में क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि डायनमो का क्या कार्य होता है। डायनमो का क्या कार्य होता है ये आपको बताना है कि डायनमो का क्या कार्य। तो हम जानते हैं कि डायनमो एक मोटर के जैसी दिखने वाली एक डिवाइस होती है या युक्ति होती है, जिससे क्या होता है कि यांत्रिक ऊर्जा को बच्चों वैद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। या आप इस तरह से भी उनको बता सकते हैं कि सर डायनमो एक ऐसी युक्ति है, डायनमो एक ऐसे डिवाइस है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी अर्थात यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है या करती है। ठीक है, नेक्स्ट है ऊर्जा का मात्रक क्या होता है। भैया ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल होता है एमकेएस पद्धति में, और अर्ग याद रखेंगे सीजीएस पद्धति में। ठीक है, जूल होता है एमकेएस में और अर्ग हो गया सीजीएस में। अगला क्वेश्चन, 1 जूल ऊर्जा क्या होती है, ये आपको बताना है कि 1 जूल ऊर्जा क्या होती है। यहां से भी प्रश्न पूछा जाता है कि भैया बता दो आप कि 1 जूल ऊर्जा होती कितनी है, तो ये क्वेश्चन भी आपको पता होना चाहिए। तो जैसा कि हम जानते कार्य का मात्रक भी जूल होता है और ऊर्जा का मात्रक भी जूल होता है। हम जानते हैं जो कार्य होता है W बराबर FD। ठीक है, अगर हम 1 न्यूटन के द्वारा 1 मीटर वस्तु को विस्थापित करें तो उस समय जो कार्य किया जाता है वो 1 जूल के बराबर होता है। ठीक है, 1 जूल के बराबर होता है। तो जूल को हम न्यूटन
इंटू मीटर भी कहते हैं, न्यूटन इंटू मीटर भी कहते हैं। और सीजीएस में इसका मात्रक क्या होता है, अर्ग होता है। ऊर्जा का मात्रक सीजीएस में क्या होता है, अर्ग होता है, ठीक है। और एमकेएस में जूल होता है। और एक जूल बराबर, अगर सर आपसे पूछें कि भैया एक जूल बराबर, तो आपको 10⁷ अर्ग बताना है, 10⁷ अर्ग आपको बताना है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, अश्व शक्ति किसका मात्रक होता है, एक अश्व शक्ति कितना होता है। तो एक अश्व शक्ति हम जानते हैं, अश्व शक्ति किसका मात्रक होता है, वैद्युत सामर्थ्य का मात्रक होता है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का मात्रक होता है, सॉरी सामर्थ्य का मात्रक होता है, सामर्थ्य का मात्रक होता है क्या, अश्व शक्ति। और एक अश्व शक्ति किसका, एक अश्व शक्ति कितने के बराबर होता है, 746 वाट के बराबर होता है। एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट के। नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन, विद्युत मोटर का कार्य क्या होता है। तो हम जानते हैं कि विद्युत मोटर का कार्य डायनामो के कार्य का उल्टा होता है। जहां डायनामो क्या करता था कि यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता था, मोटर वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है। यह बात आपको पता होनी चाहिए। वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का कार्य कौन करता है, वैद्युत मोटर करता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, लेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो हम जानते हैं कि लेंस दो प्रकार के होते हैं मुख्यतः, एक आप उत्तल बताएंगे और एक आप अवतल बताएंगे। दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए उत्तल लेंस और निकट दृष्टि दोष निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। जो उत्तल लेंस होता है बच्चों, वो अभिसारी प्रकृति का होता है, मतलब किरणों को एक स्थान पर केंद्रित करने का कार्य करता है, ठीक है, एक स्थान पर केंद्रित करने का कार्य करता है। वही अवतल अभिसारी प्रकृति का होता है, यानी कि वो किरणों को बिखेरने का कार्य करता है, किरणों को बिखेरने का कार्य करता है, ठीक है। तो दूरदृष्टि दोष में उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं और निकट दृष्टि दोष में हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं उनके निवारण के लिए। अगला क्वेश्चन है मेरे पास, अमीटर तथा वोल्ट मीटर के बारे में बताइए, दोनों में क्या अंतर है। तो हम जानते हैं कि अमीटर और वोल्ट मीटर दोनों ही क्या है, मापक हैं। किसके, अमीटर से वैद्युत धारा, एमीटर से वैद्युत धारा को मापा जाता है। भैया ये प्रैक्टिकल से रिलेटेड टर्म्स हैं जो कि ज्यादा यूज होते हैं। वैद्युत से रिलेटेड जो प्रैक्टिकल होता है उसमें अमीटर और वोल्ट मीटर का यूज होता है, इसीलिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अमीटर क्या है, वोल्ट मीटर क्या है। अमीटर से विद्युत धारा और वोल्ट मीटर से विभवांतर नापा जाता है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल मापा जाता है, विभवांतर नापा जाता है, ठीक है। ये आप ध्यान रखेंगे, एमीटर से वैद्युत धारा और वोल्ट मीटर से वैद्युत विभव यानी कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल या विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस को मापा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं भैया, प्रकाश का वर्ड विक्षेपण क्या होता है। सिंपल सा क्वेश्चन है कि भैया जब प्रिज्म से हम श्वेत प्रकाश को, जो नॉर्मल प्रकाश होता है, जो विजिबल दृश्य प्रकाश होता है, उसको गुजारते हैं तो ये 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, जिसको हम विबग्योर के नाम से भी जानते हैं। 7 रंग विबग्योर होते हैं, यानी कि वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। सबसे अधिक विचलन बैगनी रंग का होता है, वॉयलेट रंग का। सबसे कम विचलन लाल रंग का होता है। यहाँ पर आपको ये चीज पता होना चाहिए, यही घटना प्रकाश का वर्ड विक्षेपण कहलाती है। ये चीज आपको पता होना चाहिए कि यही घटना प्रकाश का वर्ड विक्षेपण यहाँ पर कहलाती है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। और प्रिज्म के द्वारा सबसे अधिक विचलन बैगनी रंग का होता है। अगर यहाँ पर श्वेत प्रकाश पड़ा है तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर वायलेट आएगा, यहाँ पर विबग्योर करके, यानी सबसे कम किसका होगा, सबसे कम विचलन रेड कलर का आपको देखने को मिलेगा। सबसे नीचे की ओर वायलेट कलर और सबसे ऊपर की ओर रेड कलर, यानी कि रेड कलर का विचलन सबसे कम यहाँ पर होता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं और इनका निवारण कैसे करते हैं, यह भी आपको पता होना चाहिए। तो दृष्टि दोष आपको पता होना चाहिए, 2 प्रकार के होते हैं, एक निकट दृष्टि दोष और एक दूर दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है और दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। होता क्या है वो भी आपको बता देते हैं कि दूर दृष्टि दोष में नेत्र गोलक छोटा हो जाता है, जिससे जो प्रतिबिंब है वो दूर बनने लगता है। इसीलिए यहाँ पर एक उत्तल लेंस लगाया जाता है जो किरणों को अभिसारी प्रकृति के कारण रेटिना पर इकट्ठा कर देता है और प्रतिबिंब सही स्थान पर बनने लगता है। वहीं क्या होता है, वहीं जो दूरदर्शी दोष होता है उसमें नेत्र गोलक का आकार बढ़ जाता है। नेत्र गोलक का आकार बढ़ जाता है जिसके कारण क्या होता है,
जिसके कारण होता है कि जो प्रतिबिंब है अवतल में देखिए, निकट दृष्टि दोष में देखिए कि जो प्रतिबिंब है वो रेटिना के आगे ही बनने लगता है। इसके लिए एक अवतल लेंस लगा देते हैं तो थोड़ा बिखेर देता है, तो ये फिर रेटिना पर प्रतिबिंब बनने लगता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस और दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस। सर ये आपसे पूछते हैं भैया दृष्टि दोष क्या होता है बता दो, तो आपको बताना है कि निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष दो प्रकार के दृष्टि दोष होते हैं। निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस और दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी हमेशा आपको पता होगा कि 25 सेंटीमीटर आपको बताना है, 25 मीटर नहीं बताना है, 25 किलोमीटर नहीं बताना है, कितना बताना है 25 सेंटीमीटर। पूछ देंगे स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी बताइए। एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जा सकता है इससे रिलेटेड कि जब प्रकाश किरण लेंस के कौन से बिंदु से गुजरे जो वो बिना विचलित हुए निकल जाए, तो वो आप याद रखेंगे वो प्रकाशिक केंद्र होता है। ठीक है, वो प्रकाशिक केंद्र होता है। अगला भैया लेंस का नियम आप याद रखेंगे। चुंबकत्व से संबंधित लेंस का नियम पूछा जाता है। धारामापी क्या है? धारामापी क्या है? धारामापी धारा मापने का एक यंत्र है। इसका कार्य क्या है? विद्युत धारा को इससे मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर का क्या कार्य क्या होता है? तो ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं, उच्चाई और अपचाई। उच्चाई निम्न वोल्टेज को हाई वोल्टेज में, अपचाई हाई वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में। अगर आपने चार्ट भी बनाया है तो इसका पूरा डिटेल वीडियो ट्रांसफार्मर से रिलेटेड लगभग 10 से 20 क्वेश्चन हमने कवर किए हैं, वो जाकर आप देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। ट्रांसफार्मर अगर आपने अपने चार्ट पेपर पर बनाया है तो उसका वाइवा आपका पूरा तैयार हो जाएगा। ट्रांसफार्मर क्या होता है? ट्रांसफार्मर क्या होता है आप बताएंगे। ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है, एक ऐसी डिवाइस है जो वोल्टेज परिवर्तन करने का कार्य करती है। ये उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज तथा निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में परिवर्तित करने का कार्य करती है। एक क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा वाइवा में चलता है कि विद्युत विभवांतर और विद्युत विभव में क्या अंतर होता है। एक छोटा सा डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, यानी विद्युत विभव अंतर, यानी विभवों का अंतर, यानी विभवांतर। दो बिंदुओं में जो पोटेंशियल डिफरेंस आता है उसको हम विभवांतर कहते हैं। और किसी स्थान पर आवेश की जो मात्रा होती है सिंपली हम उसको पोटेंशियल कह सकते हैं, विभव कह सकते हैं। ये चीज आपको पता होना चाहिए। वैद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती हैं? ठीक है, वैद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती हैं, तो ये आपको क्वेश्चन पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपवर्तन और परावर्तन में अंतर क्या होता है। भैया अपवर्तन सिंपल, एक माध्यम से प्रकाश की किरण दूसरे माध्यम की ओर जा रही है तो वो अभिलंब की ओर या तो झुक जाएगी या तो अभिलंब से दूर भाग जाएगी। ठीक है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम से, जैसे पानी से कांच, कांच से हवा, हवा से निर्वात, निर्वात से हीरा, तो इस तरह से इसको हम अपवर्तन कहते हैं। अपवर्तन के भी दो नियम होते हैं। परावर्तन क्या होता है? जब किसी चिकनी सतह पर कोई प्रकाश की किरण पड़ती है तो वो अपने मार्ग से उस ऑब्जेक्ट से टकराकर वापस लौट जाती है, इसको परावर्तन हम कहते हैं। तो ये क्वेश्चन है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो सर आपसे पूछते हैं, और ये क्वेश्चन सब बेसिक क्वेश्चन है, आपके पढ़े हुए हैं, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। क्योंकि वहां पर जब सर पूछते हैं क्वेश्चन तो बिल्कुल सिंपल ही पूछते हैं, लगता आपको कठिन है ड्यू टू एग्जाम प्रेशर, वाइवा के प्रेशर, कि सर बाहर से आए हैं भैया कुछ पूछ रहे हैं, तो वहां पे आप घबरा जाते हो, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा जितने सारे भी बेसिक क्वेश्चन है उनकी बस आपको हल्की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। 99% सर आपसे सरल क्वेश्चन ही पूछते हैं, वो कठिन क्वेश्चन नहीं पूछते। कठिन क्वेश्चन एक आध ही पूछेंगे अगर आप सरल वाले क्वेश्चन बता ले जाओगे तब। अगर आप ना बता पाए तो फिर वो भी आपसे नहीं पूछेंगे, लेकिन अगर आपको आता हो चाहे ना आता हो आप आंसर जरूर देंगे। और अगर आप ना बता पाए तो आप ऐसे ही मत चले आना, आप उनसे दूसरा क्वेश्चन पूछने के लिए जो आपने तैयार किया हो, चार्ट से रिलेटेड, फाइल से रिलेटेड, किसी प्रोजेक्ट से रिलेटेड, तो उन क्वेश्चंस को पूछने के लिए आप अनुरोध कर सकते हैं, जिससे आपका वाइवा अच्छा जाए। केवल चुपचाप आपको नहीं आना है, नहीं तो भैया नंबर कट जाएंगे। क्या आपने एग्जाम्स विद एमएस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया है? तो आप कह देना जी हाँ बिल्कुल सब्सक्राइब किया है, तो वो आपको पूरे नंबर देंगे 30 में 30। हमारी पूरी प्लेलिस्ट है, वाइवा के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने कवर किए हुए हैं, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, ठीक है, तीनों की हमारी पूरी प्लेलिस्ट है। वहां पर जाकर आप सारे वाइवा के क्वेश्चन, प्रैक्टिकल, चार्ट किस पे बनाना है, मॉडल किस पे बनाना है, कौन से टॉपिक पर तैयारी करनी है, सब कुछ बताया गया है। 30 में 30 आपके नंबर पक्के हो जाएंगे। तो यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड, जहां जहां भी प्रैक्टिकल हो रहे हैं तो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए शुभकामनाएं। यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स का
पैटर्न ये है कि 30 नंबर का इंटरनल प्रैक्टिकल होता है, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए पूरा अच्छे से आप तैयार कर लेना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, धन्यवाद।